तीसरी चौथी ऐसे करके, है ना? कितनी थी? 5 थी। आयनाइजेशन एंथैल्पी दिए हुए थे लास्ट क्लास के क्वेश्चन में। किसी एलिमेंट के लिए 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी थी आपकी, क्या क्या थी? पहली थी 800, दूसरी थी 2400 में, तीसरी थी 3658, चौथी थी आपकी 25000 में, है ना? यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालते तो 800 देनी पड़ती है, दूसरे में उसका 3 टाइम्स देना पड़ता है, फिर तीसरे में आपका थोड़ा सा 1000 और बढ़ता है, 24 से 36 अराउंड आता है, और चौथे इलेक्ट्रॉन में 25000 पे पहुंच जाता है, यानी कि 3000 से अप्रॉक्स कितना पहुंच गया? 25000। या अगर 4 मान लो अप्रॉक्स इसको, तो 4 से 25 पहुंच जाता है, तो 5 से 6 गुना, 5 से भी ज्यादा हो रहा है ना? तो जहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि डिफरेंस बहुत ज्यादा है, डिफरेंस बहुत ज्यादा होने का मतलब है वहां पे इलेक्ट्रॉन निकालने में डिफिकल्टी ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन निकालने में डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन को निकालने से पहले, मतलब वहां तक जब इलेक्ट्रॉन आप पहले निकाल चुके हो, पहला निकाल दिया आपने, फर्स्ट निकाल दिया, सेकंड निकाल दिया, थर्ड निकाल दिया, तो उसके बाद सिस्टम कहीं ना कहीं स्टेबल है ना? या तो ऐसा हो रहा है कि शेल में बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, मान लो कहीं पे फर्स्ट शेल से निकाल लो, फिर सेकंड शेल से, तो फर्स्ट शेल और सेकंड शेल में डिफरेंस आएगा अच्छा खासा। फर्स्ट शेल पास में होगा, सेकंड थोड़ा और दूर होगा, तो आई उसके हिसाब से। तो यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा था, इसलिए हमने सोचा कि थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद फोर्थ निकालने में दिक्कत है, और इन्होंने क्लू हमें क्या दिया था ऑप्शंस के फॉर्मेट में कि 13 ग्रुप का एलिमेंट है, 14 का है, सेकंड का है, या 4 का है। तो कॉन्फ़िगरेशन अगर 13 ग्रुप के एलिमेंट की देखें हम लोग, तो 13 ग्रुप के एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन में हम बोलते हैं आउटर शेल में होता है NH2NP1। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? NH2NP1। बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ये सब होते हैं, और इनमें सब में, और लास्ट में 113 वाला एलिमेंट होता है एटॉमिक नंबर, तो इसमें NH2NP1 होता है आउटर शेल। अगर एल्युमिनियम का ही एग्जांपल सपोज ले लो, तो इसमें आएगा 3s2 3p1 आउटर शेल का, ठीक है? फिर उसके पहले जो होगा वो होगा 2p6 2s2, और यहाँ पे होगा 1s2। ये कॉन्फ़िगरेशन पूरा आएगा एल्युमिनियम के लिए। अब एल्युमिनियम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर निकालते हो आप, तो 3p1 से जाएगा, यहाँ से फर्स्ट जाएगा। सेकंड और थर्ड जो होंगे इलेक्ट्रॉन, वो आपके जाएंगे 3s से। तो 3p और 3s की एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अब इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है एकदम स्टेबल सिस्टम से, और शेल भी चेंज हो रही है, सेकंड से निकालना है अब आपको। और सेकंड में भी कॉन्फ़िगरेशन 3 निकालने के बाद बन जाता है 1s2 2s2 2p6। ये कॉन्फ़िगरेशन लगभग होता है आपका नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 10 का, जो हम कह सकते हैं कि अब इसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर कोई अटेन कर लेता है, तो उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है, अब निकालोगे फोर्थ इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी बहुत सप्लाई करनी पड़ेगी। तो वही आपको दिखाई दे रहा है 25000 के फॉर्मेट में। अगर 14 ग्रुप लेते हो तो ऑप्शन चेक करोगे, आउटर शेल में होगा NH2NP2। 14 ग्रुप के आउटर शेल में क्या होगा? NH2NP2। तो आपका यहाँ पे होगा 3s2। अगर ले लेते हैं इसमें सिलिकॉन का ले लें, तो 3s2 3p2 ये आएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए, तीसरा और चौथा इससे निकलेगा, तो थर्ड और फोर्थ में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे थर्ड और फोर्थ में क्या है? बहुत डिफरेंस है, इसलिए 13 ग्रुप अपना आंसर है। उसके बाद दिया इन्होंने ग्रुप 2 और ग्रुप नंबर 4। ग्रुप नंबर 2 अगर देखें तो S ब्लॉक का होता है ना?
एस ब्लॉक में आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं NS2। आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं NS2। अगर सोडियम का ही लो तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2। सोडियम का नहीं, मैग्नीशियम का, सेकंड का लेना पड़ेगा ना। सेकंड ग्रुप में आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का लेंगे तो 3s2 2p6 ऐसे बनेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाले, उसके बाद सेकंड शेल पे जा रहे हैं तो थर्ड वाली बहुत ज्यादा होनी चाहिए। शेल का चेंज यहाँ पे हो रहा है ना, तो थर्ड वाली बहुत ज्यादा होनी चाहिए। पर अपने क्वेश्चन में कौन सी एंथैल्पी ज्यादा है, जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तब ज्यादा है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ग्रुप 4 लोगे तो कौन सा होगा, ग्रुप 4 में कौन सा एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 4 में देखो टाइटेनियम वाला है। ये रही अपनी पीरियोडिक टेबल 1 2 3 4, ये वाला ग्रुप है टाइटेनियम वाला, है ना। तो टाइटेनियम में अगर हम लोग देखें तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3d2 4s2। हम लिखते हैं ऐसे 4s2 3d2, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो भरा तो पहले फिलिंग होती है 4s में पहले 3d में बाद में, लेकिन निकलेगा 4s से, 3p6 छूट गया, ठीक है। अब ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए, पहले आउटर से ही निकलेगा, निकलने का सीक्वेंस, फिलिंग का सीक्वेंस अबव प्रिंसिपल से, निकलने का सीक्वेंस आउटर से निकलेगा। आउटर 4 बनेगी ना, 3 कहां, 4 के 4 बाद में आएगा, 3 पहले। तो 4s से निकला पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा, फिर कौन सा निकलेगा, 3d से निकलेगा। तो थर्ड में ही आपकी क्या होना चाहिए, चेंज आना चाहिए अच्छा खासा, थर्ड इलेक्ट्रॉन में। इसमें भी दिक्कत है वही वाली सेम, तो इसलिए अपना ऑप्शन क्या बन गया 13। जो एलिमेंट है वो किस ग्रुप का है 13, ठीक। ऑनलाइन बच्चों बात समझ आ रही है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी स्टार्ट करेंगे। ऐसे बना हुआ है, ए बी दे रखे हैं, सी डी दे, इधर बोल रहे हैं बढ़ रहे हैं तो पीरियड बढ़ रहा है, और इस तरफ आ रहे हैं तो ग्रुप, जैसे दिखाते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल में ऐसे 4 वो हैं ए बी सी डी। बोल रहे हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट ए बी सी डी, ऑप्शंस देंगे। ए बी सी डी के बारे में क्या सही है। फर्स्ट ऑप्शन एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियस, बी ए डी सी, ये ऑर्डर है। सेकंड ऑप्शन है मेटेलिक कैरेक्टर, बी ए डी सी, मेटेलिक कैरेक्टर भी यही दिया। साइज ऑफ एलिमेंट, साइज ऑफ एलिमेंट और एटॉमिक रेडियाई, इसका क्या मतलब, अलग अलग क्या है। और डी ऑप्शन में है ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई।
चलो कोशिश कीजिए। साइज ऑफ एलिमेंट में क्या बोलना चाह रहे, वॉल्यूम, रेडियस ही होगा। दो दो में क्यों पूछ रहे हैं एक ही चीज, उनकी मर्जी, सोचो। जो आंसर बोलेगा उसको अपने रीजन के साथ बोलेगा। अच्छा सिंगल करेक्ट है, खुशी की बात है। मल्टीपल करेक्ट होता तो फंस जाता। हाँ सिंगल करेक्ट, जेई मेंस का क्वेश्चन। ए सही है। एटॉमिक रेडियस के बारे में क्या बता रहे हैं, बी की सबसे कम। सी की सबसे ज्यादा। ए और डी में चलो बोलो भाई, ऑनलाइन बोलिए। बोलो अपने अपने ऑप्शन, ऑप्शन तो बोलो। अच्छा ऑप्शन खतरनाक बना दिया इन्होंने। ऑप्शंस ये नहीं है, ऑप्शंस अलग तरीके से बनाए। ऑप्शन में बनाया ए ओनली, करेक्ट कौन कौन से ही पूछा। ए ओनली, ए बी डी ओनली, ए बी ओनली, बी सी डी ओनली। नहीं, ए डी के साथ बी है और बी सी के साथ डी है। ए के साथ ए ओनली है, अकेला है। ए बी वाला, एक है ए बी, एक है ए बी डी, एक है ए, एक है बी सी डी। ए बी डी। अच्छा साइज का अलग कर दिया ऑर्डर इन्होंने, इसलिए साइज को। और मेटेलिक करेक्टर में सही है, होना तो यही चीज। चेक करते हैं। हाँ बोल तो रही हूँ। क्या सही है देखो, ए बी डी। देख लेते हैं क्यों सही है। साइज के बारे में देखिए, साइज अगर देखो तो लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज क्या होता है, ऐसे ही दे रखे हैं ना। लेफ्ट टू राइट जाते हैं अगर तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी कि ए का साइज जो होगा वो ज्यादा होगा, बी का कम होगा। फिर उसके बाद इसी तरीके से अगर देखो तो सी का साइज ज्यादा होगा, डी का कम होगा, लेफ्ट टू राइट जाओ तो। और टॉप टू बॉटम आते हैं अगर तो टॉप टू बॉटम में आपका इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने का मतलब ए का कम है और सी का ज्यादा है, बी का कम है और डी का ज्यादा है ना।
तो इस हिसाब से अगर कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा कौन सा बनेगा? साइज सी का बन रहा है ना। फिर उसके बाद सी के बाद बी है, फिर ये आ गया आपका एटॉमिक साइज। हाँ, ये एटॉमिक साइज आ गया, और यही आपका आयनिक रेडियस भी यही होगी, आयनिक रेडियस भी यही आएगी। मेटेलिक कैरेक्टर देख लेते हैं। अब क्या देखना है? मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर में क्या आएगा? लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है मेटेलिक कैरेक्टर, इंक्रीज डिक्रीज, और टॉप टू बॉटम आते हैं तो इंक्रीज करता है। तो सेम रेडियस वाला ही दिख रहा है, रेडियस वाला ही ट्रेंड दिख रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर इधर डिक्रीज करता है, इधर वाले मेटल होते हैं लेफ्ट साइड वाले पीरियोडिक टेबल के, और राइट साइड वाले क्या होते हैं? नॉन मेटल। तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा, इधर मेटेलिक कैरेक्टर अच्छा है, इधर कम, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो जैसा रेडियस था वैसा ही ऑर्डर इसका भी आना चाहिए, सेम रेडियस की तरह हो रहा है, तो रेडियस का और इसका ऑर्डर भी सेम आ जाएगा, यही सी डी बी, सी डी ए बी। तो आंसर क्या बन जाएगा अपना? यही सेम आंसर बनेगा। तो आपका डिफरेंस किसका आ गया? इसका आ गया। साइज ऑफ एलिमेंट भी क्या होगा? एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड होगा, तो साइज ऑफ एलिमेंट भी सेम ही होना चाहिए। इन्होंने अलग दिया इसलिए ये वाला आंसर गलत है, बाकी सारे क्या हो गए? चलिए अब आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इसी के साथ पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एफिनिटी का मतलब होता है अफेक्शन, इलेक्ट्रॉन से अगर किसी को अफेक्शन है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो एफिनिटी क्या होती है? देखो ध्यान से, जैसे मान लीजिए कोई ये एलिमेंट ए है, ये एक इलेक्ट्रॉन, इसको हमको लेना है सिंगल आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्या लेना है? सिंगल आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक एटम ले लो आइसोलेटेड गैसियस, इसको आप एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? ए माइनस बन जाएगा, और इस ए माइनस के बनने में जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी बाहर निकलेगी, उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप बोलोगे एनर्जी तो बाहर निकल रही है तो आप एफिनिटी क्यों बोल रहे हो, है ना? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किसी भी सिस्टम में अगर एनर्जी बाहर निकलती है तो एनर्जी बाहर निकलने का मतलब आप ये समझिए कि वो सिस्टम खुश हो रहा है। खुश होने का मतलब समझ रहे हैं? केमिस्ट्री में खुश होने का मतलब क्या है? हाँ, स्टेबल हो रहा है, मतलब वो ये प्रोसेस करना चाहता है। जैसे ध्यान से, जैसे मान लो पीरियोडिक टेबल में जब पढ़ोगे तो आप बोलोगे Cl की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EgE या Cl की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट होती है। पूरी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट होती है। हाईएस्ट होने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन गेन करने में ये सबसे ज्यादा खुश हो रहा है।
तो ऐसे एलिमेंट जैसे Cl को अगर ले लो तो Cl का कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जैसे ही आप इसको एक इलेक्ट्रॉन देते हो ना, इसका सिस्टम Cl माइनस बन जाता है, 288 का बन जाता है। तो आउटर शेल में ऑक्टेट इसका पूरा हो जाता है। आउटर शेल क्या हो जाता है इसका? कंप्लीट हो जाता है। ऑक्टेट इसका क्या होता है? पूरा हो जाता है। यानी कि सिस्टम क्या बन जाता है? स्टेबल। और कभी भी अगर सिस्टम अनस्टेबल से स्टेबल बनेगा तो वो हैप्पी होगा, और हैप्पी होगा तो केमिस्ट्री में हैप्पी होने का मतलब है एनर्जी रिलीज होना, करना। खुश हो गए तो एनर्जी क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे। तो ऐसे एटम्स जिनको इलेक्ट्रॉन देने पे एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलोगे आप? उसी को क्या बोल दोगे? रिलीज्ड एनर्जी को ही क्या कह देंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बोलोगे E(a)1, दूसरा निकलेगा तो बोल दोगे E(a)2, तीसरा निकलेगा तो बोल दोगे, अरे गेन करेंगे, निकलेगा नहीं। फर्स्ट गेन करेगा तो E(a)1, सेकेंड गेन करेगा तो E(a)2 बोल देंगे, थर्ड गेन करेगा तो E(a)3। डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। इट इज released amount of energy when isolated gaseous atom accepts one electron। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाँ, उसमें देना पड़ रहा था, इसमें बाहर निकल गया। क्लियर है बात? फर्स्ट स्लाइड ही लिख रहे हो गया? अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन लेगा, कोई ए है, पहला इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ए माइनस बनाता है, तो यहाँ पे E(a)1 लगेगी, रिलीज होगी। फिर आपका अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलोगे उसको? E(a)2, A-2 बन जाएगा। थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो A-3 बन जाएगा। इसको क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड और थर्ड, 3 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक। अब आप बोलोगे एक टर्म है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी अभी थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे आप डिटेल में, है ना। तो यहाँ पे केवल एंथैल्पी के लिए आपको ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, उसके लिए एनर्जी में जितना चेंज आएगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस ईए और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम बोले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हो तो इसको डेल्टा एच ईजी लिखते हैं, और ये होता है -E(a). मतलब अगर एफिनिटी आपकी है 50 किलो जूल, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी हो जाएगी? -50 किलो जूल। एग्जाम्पल ले लो, मान लो किसी केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है 50 किलो जूल पर मोल,
तो डेल्टा एच ई जी क्या हो जाएगा उस केस में, -50 किलो जूल पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एफिनिटी में डिफरेंस किसका होगा, साइन का केवल डिफरेंस। ज्यादा जो टर्म यूज किया जाएगा आपके क्वेश्चंस में वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूज किया जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने में सिस्टम की कितना एनर्जी चेंज आता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मान लो पूरा सिस्टम पहले 50 जूल पे था, अब सिस्टम का जो एनर्जी हो गई वो 20 जूल हो गई, तो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी फाइनल माइनस इनिशियल, 20 माइनस 50 हो जाएगी, तो आंसर विल बी -30। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एच को बोलते हैं एंथैल्पी। एच जो है एच को बोलते हैं एंथैल्पी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इन जनरली का मतलब है एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए, तो नॉर्मल में इन जनरली अगर कोई एलिमेंट है उसको आप पहला इलेक्ट्रॉन देते हो वो A माइनस बनाता है, तो ये जो यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन गेन करने में अगर किसी की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है तो इन जनरली ऐसा होगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करने में उसको दिक्कत नहीं होगी, मतलब वो हैप्पी होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर बात करो तो डेल्टा एच ई जी जो होता है फर्स्ट के लिए वो नेगेटिव ही आता है। अब नेगेटिव कैसे आएगा, हम बोलेंगे कि अगर पहला इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है तो वो हैप्पी होगा, और हैप्पी होने का मतलब क्या है, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज होगी, एनर्जी इवॉल्व होगी, तो ईए तो होगा पॉजिटिव। एनर्जी इवॉल्व होने का मतलब ईए क्या है, एफिनिटी क्या है, पहला इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी क्या है, पॉजिटिव। इन जनरली ऐसा होता है, और क्योंकि ईए और इसके साइन में क्या है, डिफरेंस है, ये अगर प्लस है तो ये क्या होगी, उतनी वैल्यू माइनस में होगी। एनर्जी निकल रही है तो एफिनिटी पॉजिटिव होती है और डेल्टा एच होगा माइनस। वैल्यू सेम रहेगी, अगर ये 20 है तो ये भी 20 ही होगी, है ना। तो हैप्पी है इसका मतलब एनर्जी निकल रही है, तो एनर्जी जैसे एक एग्जांपल लिख देते हैं, यहां पे हमने लिखा ऐसे लिखा इक्वेशन, और एक बार इस इक्वेशन को लिख दिया ऐसे। जब ऐसे प्लस करके एनर्जी लिखी हुई है तो इसका मतलब इस इक्वेशन में ये क्या बताना चाहते हैं, ये है एफिनिटी। और अगर डेल्टा एच करके लिख दिया तो ये क्या है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, माइनस में आ गई। अपने काम क्या आएगा, क्वेश्चंस में ये काम आएगा, तो ऐसे याद रखना। तो इन जनरली अगर किसी की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है तो उसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी आती है, नेगेटिव। और डेल्टा एच किसी भी प्रोसेस में, डेल्टा एच किसी भी प्रोसेस में अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस को बोला जाता है एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं, याद रख लीजिए। हाँ नहीं नहीं, ये इन जनरली बात करी जाए, पॉजिटिव भी होगा, अभी तो कहानी बाकी।
चलिए, ये जनरल बात है। डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब एनर्जी बाहर निकल रही है। और डेल्टा एच अगर पॉजिटिव होगा तो क्या बोलेंगे? प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक। ठीक है। जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर इन जनरली बोले तो क्या आ रही थी? पॉजिटिव आ रही थी, एनर्जी दे रहे थे। और डेल्टा एच ई जी इन जनरली क्या आएगा? नेगेटिव। अब बात करते हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन देना है, थर्ड देना है, मान लो फर्स्ट देना है। पहले इलेक्ट्रॉन को देने के लिए एनर्जी निकल रही है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को देने के लिए एनर्जी हमेशा देनी पड़ती है, थर्ड को देने के लिए हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि ये प्रोसेस इन जनरली कैसा होता है? कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। यानी कि इन जनरली डेल्टा एच इसका क्या होगा? नेगेटिव। इन जनरली बात है। और डेल्टा एच ई जी, डेल्टा एच ई जी 2, डेल्टा एच ई जी 3, ये सारे जो होंगे इसके साथ लिखिए ऑलवेज एंडोथर्मिक। दूसरा इलेक्ट्रॉन देना है, तीसरा देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी सप्लाई ही करनी पड़ेगी। यानी डेल्टा एच ई जी 2, डेल्टा एच ई जी 3, ये सब कैसे होंगे? हमेशा पॉजिटिव। इनके साथ क्या लगा हुआ है? ऑलवेज। जहां पे इन जनरली लिखा है वो इसका मतलब ज्यादातर एक्सोथर्मिक है, कभी कभी वो एंडो भी हो सकते किसी स्पेशल केस में। लेकिन Eg2, Eg3 सेकेंड इलेक्ट्रॉन थर्ड इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? पॉइंट क्लियर है? एसी काम नहीं कर रहा है क्या? खिड़की खुली तो नहीं है? आगे तक आ नहीं रहा। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। ऑक्सीजन है, आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 6, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, O- बन गया। ठीक, डेल्टा एच ई जी क्या होगा? नेगेटिव होगा। फिर O- से एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर रहे हो आप, क्या बना रहे हो? O-, तो डेल्टा एच ई जी इस केस में कैसा होगा? क्या सिखाया आपको? पॉजिटिव। इसके पॉजिटिव होने का रीजन क्या है? रीजन ऑफ डेल्टा एच ई जी पॉजिटिव, इसका क्या रीजन है? अब इस पे चार्ज आ गया कैसा? माइनस। अब इलेक्ट्रॉन और दोगे तो माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। इसलिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन को देने के लिए ये हैप्पी नहीं है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसमें दे रहे हो तो माइनस का चार्ज है, रिपल्शन, तो इसलिए क्या करना पड़ रहा है आपको? एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ रही है।
second electron introduced by supply of energy, बाहर से एनर्जी दे रहे हो, बिकॉज O minus and electron have repulsion. इसके केस में फर्स्ट ऑक्सीजन के केस में फर्स्ट डेल्टा HEG है -140.9. डेटा लिखिए एक बार के लिए, ये वाला है डेटा इसका -140.9 और सेकेंड के लिए डेटा है आपका +744. ये डेटा है +744. रिपल्शन, इसके लिए डेल्टा HEG था, पहले प्रोसेस के लिए पहला इलेक्ट्रॉन दिया तो -140.9 था, दूसरा दिया तो कितना हो गया 744. यानी कि और डेल्टा H ऐसे होते हैं कि अगर एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन में जोड़ी जाती है तो डेल्टा H भी जोड़ दिए जाते हैं. अगर एक कोई रिएक्शन आप दूसरी रिएक्शन से माइनस कर रहे हो तो डेल्टा H भी आप माइनस कर सकते हो. तो अगर इसमें दोनों रिएक्शन को हम एड अप करते हैं, ये रिएक्शन नंबर 1 है, ये रिएक्शन नंबर 2 है, अगर दोनों को ऐड करो तो ऐड करोगे तो देखो क्या मिलेगा, O+ इलेक्ट्रॉन गिव्स O- था और दूसरे वाले में O- प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या था O-2 था. इसके लिए डेल्टा H आपने लिया था -140.9 ले लिया था और इसके लिए डेल्टा HEG क्या लिया था प्लस का 744, इतना ही लिया था ना. तो अगर दोनों इक्वेशन को प्लस करोगे, जोड़ते हो फर्स्ट और सेकंड को, तो क्या बनेगा O+ इलेक्ट्रॉन प्लस O- प्लस इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट हैंड साइड पूरी जुड़ जाएगी, ये जुड़ गया. और इधर क्या आएगा राइट हैंड साइड O- प्लस O-2 और डेल्टा H भी जुड़ता है तो डेल्टा HEG टोटल कितना बन जाएगा, अगर टोटल बोले तो -140 प्लस 744. अगर किसी रिएक्शन को जोड़ते हैं तो उसकी एंथैल्पी भी क्या होती है, जुड़ जाती है. अगर रिएक्शन को माइनस करते हैं तो एंथैल्पी भी माइनस हो जाती है. तो यहाँ पे क्या बनेगा, अगर ध्यान से देखो ओवरऑल रिएक्शन O- इधर भी है तो कट जाएगा. तो यहाँ पे बनेगा O+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या बन गया O-2. इसके लिए अगर डेल्टा HEG टोटल निकालो, यानी कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए टोटल एनर्जी कितनी आएगी, लगभग 744 में से 140 माइनस कर दो 6, माइनस का ही आ रहा है प्लस का आ रहा है, ठीक है. और आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि जब पहला इलेक्ट्रॉन दिया था तो जितनी खुशी हुई उससे ज्यादा दुख किसमें हो गया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को गेन करने में. खुश होने का मतलब है एनर्जी को निकालना, और अगर हैप्पी नहीं है तो क्या करेगा, एनर्जी उसको देनी पड़ेगी आपको. तो पहले में आपने केवल 140 एनर्जी निकाली इस प्रोसेस में और सेकेंड वाले में आपको कितनी देनी पड़ी 744.
तो ओवरऑल में प्रॉफिट लॉस के टर्म्स में अगर बोलोगे तो आपको कितनी देनी पड़ी, सप्लाई करनी पड़ी 604। तो अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी इस तरीके से डेटा देते हैं कि एक का इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, तीसरा कर रहे हैं, चौथा कर रहे हैं, टोटल आपको निकालना है, तो टोटल में रिएक्शन को भी जोड़ देंगे और डेल्टा एच को भी जोड़ देंगे। क्लियर है बात? स्टेप्स आपको क्लियर हैं? पहला नेगेटिव था, दूसरा पॉजिटिव था, ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव। तो ये डेटा माइंड में फिट करके रखेंगे। फर्स्ट क्या था? नेगेटिव। सेकंड क्या था? पॉजिटिव, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए। ओवरऑल में क्या हो गया? पॉजिटिव। ये किसके बारे में बात हो रही है? डेल्टा एच ईजी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर? चलिए अब जनरल ट्रेंड पढ़ लेते हैं, कैसे कैसे चेंज होगा, उसके बाद पढ़ेंगे इसमें एक्सेप्शंस, क्या एक्सेप्शनल केसेस। पहले पढ़ते हैं जनरल ट्रेंड क्या है। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या? जनरल ट्रेंड लेफ्ट टू राइट, पीरियोडिक टेबल में चले जाओ, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में क्या सोचते हो आप? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और जो इलेक्ट्रॉन गेन होगा वो आउटर शेल में ही होता है। तो यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़, ठीक है। अगर टॉप टू बॉटम आ जाए, टॉप टू बॉटम आए तो रेडियस वाले फैक्टर से देखो, रेडियस क्या होती है? बढ़ती है। रेडियस बढ़ेगी तो क्या चांसेस है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा तो ये क्या होगी? रेडियस से अपोजिट चलता है। इन जनरली क्या होगा? अच्छा, अब आते हैं थोड़े से डिफरेंट, ये तो नॉर्मल चीज थी, नॉर्मल डिस्कशन था। क्या? सेकंड, याद रखना है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, 3-4 एलिमेंट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड ग्रुप 13 एलिमेंट। तो 13 नहीं, 18 इनर्ट गैस जो होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड ग्रुप
18 एलिमेंट हैव डेल्टा एच इजी, इनके लिए डेल्टा एच इजी पॉजिटिव आता है। डेल्टा एच इजी नेगेटिव का क्या मतलब था? एक्सोथर्मिक। और डेल्टा एच इजी पॉजिटिव का मतलब कैसा प्रोसेस हो गया? एंडोथर्मिक। यानी कि ये खुश नहीं हो रहे हैं, इनको क्या करनी पड़ रही है? एनर्जी देनी पड़ रही है। एंडोथर्मिक मतलब सप्लाई करना पड़ रहा है। क्या रीजन है? रीजन देखते हैं, रीजन समझो। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 1s2 2s2, ये भी फुल फिल्ड है और ये भी क्या है? सिस्टम स्टेबल है। 1s2 2s2 दोनों कंप्लीट है बिल्कुल। मैग्नीशियम का देखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 सब फुल है। इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत ऐसी कोई नहीं है। नाइट्रोजन का देखिए, यही होता है, 5 होता है कि 7? किसने बोला? हाँ, 2p क्या आएगा? 3। कहाँ 5? सही तो है, एटॉमिक नंबर 7 होता। 1s2 2s2 2p 3। हाँ, ये आपका फुल है, ये दोनों फुल फिल्ड हो गए। और 2p3 क्या हो गया? हाफ फिल्ड है, तो ये भी स्टेबल है। तो स्टेबल सिस्टम क्यों इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? अगर सिस्टम अपने आप स्टेबल है तो क्यों इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? नहीं लेना चाहेगा। तो अगर नहीं लेना चाहता उसको दोगे, है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लो काव्या का पढ़ाई करने का मन नहीं है, अब मैं कह रही हूँ पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो या तो डांटना पड़ेगा या तो कुछ लालच देना पड़ेगा, तो ये पढ़ाई करोगे तो आपको ये मिलेगा। छोटे बच्चों को जैसे बोला जाता है ना। तो केमिस्ट्री में लालच का क्या मतलब है? एनर्जी सप्लाई करोगे। अगर प्रोसेस खुद से नहीं होना चाहता है तो एनर्जी सप्लाई करो, होगा, है ना? बहुत सारे प्रोसेस तो वो भी नहीं होंगे, लेकिन काफी सारे प्रोसेस ऐसे हैं कि अगर वो नहीं होना चाहते हैं तो बाहर से एनर्जी दे दीजिए तो हो। तो यहाँ पे इसका मतलब अगर इनको इलेक्ट्रॉन देना है तो दिक्कत वाली बात है, और अगर देना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि सब फुलफिल और हाफ फिल्ड इस तरीके के सिस्टम दिखाई दे रहे हैं। 18 ग्रुप में आउटर शेल फुल होता है, आउटर शेल कंप्लीट होता है, इसलिए वो भी नहीं लेना चाहते हैं। उनकी तो बिल्कुल किसी से रिएक्ट करने की इच्छा ही नहीं होती है। इनर्ट एलिमेंट इसीलिए कहते हैं 18 ग्रुप को। तो 18 ग्रुप एलिमेंट में क्या है? 18 ग्रुप एलिमेंट को बोल सकते हैं महाराजा। क्या बोल सकते हैं पीरियोडिक टेबल का? महाराजा। ना लेना ना देना, कोई मतलब नहीं है, आराम से। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? इनर्ट। हाँ, इनके पास सब है। हाँ, कौन कौन से? हरभजन नेहरा अगरकर, जीरो, रन आउट, रेडाउन। इसका सिस्टम 2 का है, 1s2। नियॉन का 10 का है, 1s2 2s2 2p6, है ना? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, बस आउटर शेल कंप्लीट है। अगर आर्गन की बात करें तो 18 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6।
ऑक्टेट कंप्लीट है एकदम। ऑक्टेट अगर कंप्लीट है तो कोई रिएक्शन करना नहीं चाहेगा, ना इलेक्ट्रॉन देना ना इलेक्ट्रॉन लेना, दोनों डिफिकल्ट है यार। दोनों ही काम कर रहे हैं तो क्या करना है, एनर्जी दो। तो टॉप टू बॉटम आने पे क्या हो रहा था, रेडियस बढ़ रही थी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में क्या था, डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, एक और एक्सेप्शन लिख लो, ग्रुप नंबर 16 ग्रुप नंबर 17 दोनों में। सेकेंड पॉइंट है, अगर हम लोग बात करते हैं ग्रुप नंबर 16 की और ग्रुप नंबर 17 की, ठीक है, तो 16 में है ओल्ड स्टाइल से T4, ये तो रेडियो एक्टिव है, नीचे वाला पोलोनियम छोड़ देंगे इसको। और 16 में आपका कौन सा है, फिर कल बाहर आई आंटी, आंटी को छोड़ देते हैं, रेडियो एक्टिव। 4 की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर बात करें केवल 16 और 17 ग्रुप के लिए ये रूल है, अगर हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए। रेडियस क्या हो रही है, ये क्या था, रेडियस इंक्रीज हो रही है, तो टॉप टू बॉटम क्या होना चाहिए, एफिनिटी डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो इसकी एफिनिटी है सेकंड वाले की, वो फर्स्ट वाले से ज्यादा होती है, ये एक्सेप्शन है। सेकंड वाला जो ये पीरियड है और इसके नीचे वाला ये जो पीरियड है, इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। डेटा लिखते हैं, डेटा देखिए, हाँ ये एक्सेप्शन है, साइज वगैरह का चक्कर है इसमें। ऑक्सीजन की लिखिए -141, बगल में इसलिए मैंने जगह दी थी, यहाँ पे डेल्टा HEG लिखना है अपने को, डेल्टा HEG लिखना है बगल में। ऑक्सीजन की लिखिए -141, सल्फर की -200, ऑक्सीजन की -141, इसकी माइनस, सल्फर की -200, फिर उसके बाद इसकी है -195, याद नहीं रखनी है, -190। फ्लोरीन की अगर देखें तो फ्लोरीन की है -328, क्लोरीन की होती है -349, ये होती है -325, ये है -295। वैल्यू देखिए किस हिसाब से दिखाई दे रही है आप, ऑक्सीजन की -141, सल्फर की कितनी दिख रही है, -200, यानी कि ऑक्सीजन पहला इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कितनी एनर्जी निकाल रहा है, 141 निकाल रहा है। हाँ
Heg माइनस में है ना, तो माइनस वैल्यू का मतलब होता है निकाल रहा है वो एनर्जी। ऑक्सीजन निकाल रहा है 141 और सल्फर कितनी निकाल रहा है 200, माइनस 200 नहीं 200। अगर बोल रहे हैं निकल कितनी रही है तो 200, ठीक। और फिर सिलीनियम देखो 195 फिर 190, तो इसका मतलब अगर देखें एनर्जी निकालने के टर्म्स में तो सल्फर की सबसे ज्यादा हो गई इस ग्रुप में 16 ग्रुप में, फिर ऑक्सीजन आ गया। हाँ? अच्छा डेटा देखो, सल्फर, फिर कौन आ रहा है सिलेनियम, फिर उसके बाद कौन आ रहा है टेल्यूरियम, फिर उसके बाद कौन आ रहा है ऑक्सीजन। ये डेटा कुछ गड़बड़ नहीं है। अब देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपका, क्लोरीन सबसे पहले, फिर उसके बाद सही लिखा है, नहीं लिखा है सही, सिलेनियम का कहाँ गया, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम आने पे क्या होना चाहिए था, वैल्यू को डिक्रीज होना चाहिए था। तो अगर देखो फ्लोरीन 328, फिर ब्रोमीन 325, फिर आपका आई जो है वो 295 डिक्रीज हो रहा है। चेंज किसमें है, केवल क्लोरीन में चेंज है, और ये सल्फर वाले की पोजीशन है। मतलब यहां से ऐसे ऑर्डर तो यही आना चाहिए था, लेकिन ऑर्डर क्या गया, ये वाला सेकंड वाला ऊपर है और ये वाला नीचे, इतना ही डिफरेंस है, ये याद रखना है। ये खूब पूछते हैं, क्लोरीन का खूब पूछते हैं, क्लोरीन की पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट है, मतलब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने में सबसे ज्यादा खुश है। डेल्टा HEG का ऑर्डर लिख लो एक बार, ये काम आएगा आपके। ग्रुप नंबर 17 अगर कंपेयर करना है जनरली, ग्रुप नंबर 16 ऐसे लिखते जाइए, ग्रुप नंबर 17, देन ग्रुप नंबर 16, देन ग्रुप नंबर 14, देन ग्रुप नंबर 15, ब्रैकेट में लिख लो एक्सेप्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिस्टम अलग है। देन मेटल ऑफ ग्रुप नंबर 1 and 13, वन एंड 13, और फिर उसके बाद है मेटल ऑफ ग्रुप 2, मेटल ऑफ ग्रुप 1 एंड 13, फिर मेटल ऑफ ग्रुप 2, और लास्ट में सबसे कम खुश कौन है, नोबल गैसेस की हालत बहुत खराब है, नहीं लेना चाहते हैं तो, मतलब हालत अच्छी है। कौन, महाराजा ही है, हाँ अच्छी हालत है, न देना है न लेना है, कोई दिक्कत है, एनर्जी का कोई चक्कर नहीं है, ना देना चाहते हैं ना लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका भी ट्रेंड कुछ इसी तरीके से है आपका, जैसे आपका किसका था, किसका पढ़ा था हमने, आयनाइजेशन एनर्जी का पढ़ा था। इसमें भी चेंज उसी तरीके से आएगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज करेगी, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो डिक्रीज करेगी, ठीक है। माइनस में वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करती जाएगी।
चलिए क्वेश्चन करिए प्यारे बच्चों। और कोई एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन 13 14 में भी एक्सेप्शन है? थर्टीन में भी ऐसा आप ये कह रहे हो? मैंने लिखवाया 16 17 के लिए। एनसीईआरटी कोई लाया है? नहीं लाया होगा। डेटा अरे अरे बहन, इतनी सारी बातें, रोज वही सवाल। ज्यादा नहीं बात करते। टीचर से ज्यादा बात करना सेहत के लिए खतरे से खाली नहीं। अब चलिए जरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ऑर्डर में लगाइए। एनसीईआरटी का ही सवाल कर लेते हैं पहले। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन। अभी तो डेटा ही लिखा हुआ आपके पास। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन दिया हुआ है, 4 दिए। डेल्टा HEG के ऑर्डर में लगाना है। किसकी ज्यादा किसकी कम? चलो इसका तो बताओ, ये तो इजी है। फास्फोरस 50, फास्फोरस 15 भाई, ये 15 ग्रुप का है, ये 16 का है, ये दोनों 17 के हैं। 17 में भी क्लोरीन का ज्यादा ही होता है। फिर उसके बाद सल्फर का आना चाहिए, फिर लास्ट में किसका आना चाहिए? ठीक है, 15 ग्रुप है लास्ट में। वैल्यू इसकी याद नहीं रखी, वैल्यू इनकी भी याद नहीं रखी, हमें ही नहीं याद है अभी तक। क्लोरीन फ्लोरीन की याद रहती है बस। हो गया, और क्या, यही था। ऐसे ही थोड़ी आएंगे। इनको तो कहते हैं प्यारे क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन है ये? प्यारे क्वेश्चन। आप कैसे करेंगे? न्यारे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नहीं करेंगे तो इनऑर्गेनिक में क्या है, क्या रखा है इसमें? कुछ नहीं। कुछ एलिमेंट्स के लिए कुछ डेटा दे रखे हैं। कुछ एलिमेंट्स के लिए क्या दे रखे हैं? कुछ डेटा दे रखे हैं। पहली लाइन में दे रखा है आयनाइजेशन एंथैल्पी 1। दूसरी लाइन में दे रखा है आयनाइजेशन एंथैल्पी 2। थर्ड लाइन में दे रखा है डेल्टा HEG। ये
यहाँ पे एलिमेंट दे रखे हैं, फर्स्ट एलिमेंट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, ऐसे वैल्यू दे रखी है। चलो डेटा नोट करो। पहले में है 520, 419, 1681, 1008, 2372, 738। दूसरे में है 7300, 3051, 3374, 1846, 5251, 1451। डेटा से आंसर निकालने हैं आपको। -60, -48, -328, -295, +48, -40। तुम्हारे पास क्वेश्चन है क्या? सेम क्वेश्चन है, अच्छा सबने कराया होगा। तब तुम मत बताना आंसर। कौन सा फर्स्ट? कौन? ये 66। क्वेश्चन है आपके, 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द अबव एलिमेंट इज लाइकली टू बी। क्या चांसेस हैं, क्या हो सकता है? ऑनलाइन, ऑनलाइन वाले इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, इतना सन्नाटा क्यों है? गब्बर थोड़ी आने वाला आप लोग, सन्नाटा मचाए हुए बिल्कुल। बोल लीजिए आप लोग भी, ऑनलाइन से आंसर आना चाहिए। नोबल गैस कौन सा हो सकता है? फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, किसके होने के चांस हैं? मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा? ये 5 क्वेश्चन है, आपके आंसर देने हैं जिसको। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, हाँ, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। मोस्ट के बाद है लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, और लास्ट क्वेश्चन है मेटल विच कैन फॉर्म स्टेबल बाइनरी हैलाइड, फॉर्मूला MX2। बाइनरी हैलाइड बनाएगा कौन सा मेटल है जो बाइनरी हैलाइड बनाएगा, जिसका फॉर्मूला होगा MX2। X आपका हेलोजन है, हेलोजन का मतलब फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। चलिए अब अपने दिमाग की बत्ती जलाएंगे और कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है। बाइनरी हैलाइड MX2 जिसका फॉर्मूला हो X हो हेलोजन। कोशिश कीजिए। हाँ नहीं, 1 2 3 ऐसे करके बता।
चलो कोशिश करो भाई। ऑनलाइन में बात समझ आ रही है? ऑनलाइन हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? कॉन्सेप्ट लगाइए और सोचिए। डेल्टा एच आई टू जो है उस पे ज्यादा फोकस मत करिए, आई वन पे करिए और डेल्टा एच ई जी पे करिए। किसके लिए क्या है आप आंसर फाइंड आउट करिए। नोबल गैस, नोबल गैस को देखिए ध्यान से। नोबल गैस को इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो हैप्पी नहीं है, इसका मतलब उसका फिफ्थ होना चाहिए। डेल्टा एच ई जी उसकी क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव। वो खुश नहीं है, उसको एनर्जी दोगे, एनर्जी दोगे तो डेल्टा एच ई जी क्या आएगा? पॉजिटिव। क्लियर है? बात समझ आ रही है क्या? देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों देखिए। फिफ्थ एलिमेंट के लिए केवल फिफ्थ एलिमेंट ऐसा है जिसके लिए डेल्टा एच ई जी पॉजिटिव दिया। डेल्टा एच ई जी नेगेटिव का मतलब होता है एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, है ना। इनर्ट गैस जो नोबल गैस होगी वही एक ऐसी होगी जो कि एनर्जी जिसको देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि उसका सिस्टम क्या है? स्टेबल। तो ये जो फिफ्थ वाला एलिमेंट होगा ये क्या बनेगा? नोबल गैस। तो रीजन क्या लिखोगे आप? फिफ्थ एलिमेंट इज नोबल गैस। क्यों? क्योंकि इसका डेल्टा एच ई जी आपका क्या आ रहा है? पॉजिटिव, यानी कि एंडोथर्मिक, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी अगर इलेक्ट्रॉन देना है तो। डेटा को देखना है ध्यान से। ए सॉल्व हो गया अपना। बी पे आते हैं। बी लिख रहे हैं मोस्ट रिएक्टिव मेटल। मोस्ट रिएक्टिव मेटल का मतलब है पहला इलेक्ट्रॉन निकालो तो इजीली निकल जाए। पहला इलेक्ट्रॉन, मेटल की क्या टेंडेंसी होती है? इलेक्ट्रॉन लूज करना। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो डेल्टा एच आई का डेटा देखो, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे कम एनर्जी किस में देनी पड़ रही है? सेकेंड में। देखो सबका डेटा इससे बड़ा है, 419, फिर 520, फिर 738, फिर 1008, फिर 1681। सबसे ज्यादा फिफ्थ का है। देखो फिफ्थ का सबसे ज्यादा है क्योंकि इनर्ट गैस है। तो सबसे कम एनर्जी आपको देनी पड़ रही है पहला इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए सेकंड में। तो सबसे अच्छा मेटल कौन होगा? जिसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होता है वो सबसे अच्छा मेटल होता है, सबसे अच्छा रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है, तो सेकंड का भी आंसर आ गया आपका। मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा? जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी 1 क्या होगी? लोएस्ट। सबसे कम जिसको आपको इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। लो एनर्जी सप्लाई फॉर इलेक्ट्रॉन एवोल्यूशन। क्लियर है बात? इसका आंसर क्या आ गया? सेकंड। सेकंड का डेटा सबसे कम है, डेल्टा एच आई वन का कितना था? 419, सबसे छोटा ये है। क्लियर है पॉइंट? ऑनलाइन बोलिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है? मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। नॉन मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा?
जो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन गेन करने में, क्योंकि नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो जो जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकालेगा, इसका मतलब वो उतना ज्यादा खुश है। तो इसमें देख लो कौन सबसे ज्यादा निकाल रहा है। ये 66 निकाल रहा है, ये 48, ये 328, ये 295, ये 40। इसको तो देनी ही पड़ रही है, निकाल नहीं रहा है। और ये 40 है ना। तो सप्लाइड एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें है, थर्ड केस में। पॉइंट क्लियर है। निकालने वाली एनर्जी, सप्लाइड नहीं, सॉरी। तो सी का आंसर आ गया, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। अच्छा, इसका मतलब मोस्ट रिएक्टिव मेटल देखा था हमने, तो देखा था आयनाइजेशन एनर्जी सबसे छोटी वाली। और मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल देख रहे हैं, तो माइनस में जिसकी एनर्जी डेल्टा HEG सबसे ज्यादा होगा, है ना। डेल्टा HEG की वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा होगी वही हो जाएगा। तो कौन सा निकला था अपना आंसर, ठीक। अब कौन कौन से चले गए अपने, फिफ्थ चला गया, सेकंड चला गया, थर्ड चला गया। अब दो बचते हैं और दो आंसर भी बचते हैं, देख। 3 बच रहे हैं, चलो 5 ही तो है। अच्छा, हाँ भाई, चलो डी में आ जाते हैं। लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा होगा, क्यों, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल फोर्थ, क्यों, तो नॉन मेटल ही तो पूछा है। अच्छा, 6th वाला, हाँ 6th वाला मेटल है। तो आंसर क्या बना रहे हो आप लोग, फोर्थ। फोर्थ के लिए आपकी वैल्यू क्या आ रही है, डेल्टा HEG की 295। लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल का मतलब क्या समझ सकते हैं अपन, अच्छा नॉन मेटल ना हो। तो यानी कि मेटल, मेटल अच्छा होना चाहिए, मेटल भी अच्छा होना चाहिए ना, यही होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर देखो तो दोनों को देखना पड़ेगा ना। तो फोर्थ ही बचेगा, फोर्थ ही आना चाहिए। मेरा दिमाग क्यों नहीं कह रहा फोर्थ को, फोर्थ ही आंसर, तो फोर्थ है। तो आपका अब क्या बचता है, लास्ट कैटेगरी कौन कौन से बच रहे हैं, बोल रहे हैं बाइनरी हैलाइड कौन बनाएगा, MX2 हेलोजन के साथ, है ना। अब इसमें देखना पड़ेगा, MX2 का मतलब है कि M के ऊपर +2 चार्ज है,
MH2 का क्या मतलब है? X है हेलोजन, हेलोजन का मतलब होता है F माइनस हो, Cl माइनस हो, Br माइनस बने या I माइनस हो। तो ये मान लो MCl2 है, अगर मान लो तो M के ऊपर चार्ज कैसा आएगा? +2, यानी कि ये +2 शो करने वाला होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पे ये हैप्पी होना चाहिए। तो देखो कौन सा बन सकता है 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पे। डेटा देखिए, पहला 520 और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पे कितना देना पड़ रहा है? 7300। तो ये तो नहीं है। सेकंड में है 419 और 3051, है ना। थर्ड में देखो, थर्ड में है 1681 और 3374, और इसको हमने नॉन मेटल भी डिक्लेयर किया है। तो नॉन मेटल का तो बॉन्ड इतनी जल्दी इतना अच्छा बनता नहीं है। तो +2 6 वाला ही बच रहा है। 738 है पहले वाले में, और दूसरे वाले में कितनी है? 1451 है। ऑलमोस्ट डबल है, बहुत ज्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं है, डबल ट्रिपल तक चलेगा। तो 738 और 1451 है 6th वाले में। तो 6th वाला जो होगा उसके लिए 738 दे रखा है और 14 में कुछ दे रखा है ना। तो ये IE1 है, ये IE2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये आसानी से निकाल लेगा। तो +2 चार्ज आ जाएगा, और +2 चार्ज आ जाएगा तो क्या होगा? MH2 बना सकता है। क्लियर है बात? तो ऐसे क्वेश्चंस भी, इतना लंबा नहीं पर ऐसे क्वेश्चंस भी आपको दे सकते हैं, डेटा से आपको क्या करना हो? निकालना हो। कर लेंगे अब। अब ऐसे क्वेश्चन तो कर लेंगे आप। नोट हो गया सबका? लास्ट क्वेश्चन आपकी क्लास का। थ्योरी में तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। डेल्टा HEG का ऑर्डर लिखना है। पहला है कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5, दूसरा है 3s2 3p5, तीसरा है 2s2 2p4, चौथा है 3s2 3p4। ये कॉन्फ़िगरेशन है, इनकी बेसिस पे बताना है डेल्टा HEG किसका सबसे कम, फिर किसका ऑर्डर में लिखना है। आराम से सोच के बता दीजिए। बाहर वाले शेल का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। वैष्णवी आंसर दीजिए इसका, कोशिश कीजिए। कॉन्फ़िगरेशन से ग्रुप निकाल लो, उससे पता चल जाएगा आपको।
कॉन्फ़िगरेशन से एलिमेंट को पहचानो, हिंट यही है। एलिमेंट पहचानते ही आंसर आ जाएगा। क्या ऑर्डर आपने बताया, किसका कम है किसका ज्यादा है, ये तो बताओ वैष्णवी। इंक्रीजिंग लिखा है आपने कि डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग लिख रहे हैं। 1 2 3 4 लिखा था। ये देखो इसका आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5 है ना, 7 इलेक्ट्रॉन है तो 17 ग्रुप का होगा। ये फ्लोरीन है, यही होता है कॉन्फ़िगरेशन इसका फ्लोरीन का, 17 ग्रुप का। ये 3s2 3p5 है तो ये क्लोरीन है। आउटर शेल का कॉन्फ़िगरेशन दिया है, आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन तो कौन सा ग्रुप हो गया, 17। फ्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन में तो क्लोरीन की ज्यादा होती है, फ्लोरीन की कम होती है, पता ही अपने को। ये ऑक्सीजन फैमिली का है, ये ऑक्सीजन है। 1s2 2s2 2p4, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, और ये सल्फर का हो गया। यही तो रहता है। तो पोजीशन इस तरीके से, ऑक्सीजन, फिर यहाँ सल्फर है, यहाँ पे क्या है फ्लोरीन, और यहाँ पे क्या है क्लोरीन, है ना। तो क्लोरीन की ज्यादा है फ्लोरीन से, और सल्फर की ज्यादा है ऑक्सीजन से। और लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या बनता है, सीक्वेंस बढ़ती है ना। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा किसकी हो गई, क्लोरीन की। फिर उसके बाद फिर ठीक, 17 ग्रुप की ज्यादा होगी 16 ग्रुप से, तो 17 वाले को अरेंज कर दिया, 16 को अरेंज कर दिया। ठीक, आज की क्लास आपकी करते हैं।